हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो सभी जो है वो पहले तो हमारा फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि क्लास को जो है वो आप जितने भी ग्रुप आते हैं उनके ऊपर शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे जो है वो ज्वाइन हो सके। अब नेक्स्ट बात आती है कि आज हम जो है वो कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो आपको पता है कि अभी जो है वो हमारी क्लासेस बहुत दिनों के बाद में हो रही है, तो उसका एक रीज़न है कि हम जो है वो थोड़े बिजी हो गए थे, जिस वजह से जो है वो हमारी क्लासेस थोड़ी डिले हो गई। तो अब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो जल्दी से आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के जितने और टॉपिक बच गए हैं, जिसमें कि खनिज का, जनसंख्या का टॉपिक, वन संपदा वाला टॉपिक जो है वो बच गए हैं, वो भी हम जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। अब ये तो हुई इन टॉपिकों के बारे में बात। अब जो है वो हमारा आज वाला टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज वाला जो टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी में रहेगा वो आप सभी को पता है कि हम जो है वो राजस्थान की फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज़ में चलते हुए जो है वो आज हम एक दो फसल और है उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज वाले सेशन में। फिर अगले नेक्स्ट वाले सेशन में जो है वो हम अगला टॉपिक ले लेंगे, यानी कि आज जो इम्पोर्टेंट फसल आ जाती हैं जिससे कि क्वेश्चन बन जाता है वो जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर अगली क्लास में जो है वो हम खनिज वाला टॉपिक रखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कि राजस्थान एक अधिकार रखता है, यानी कि राजस्थान जो है उसमें पहले नंबर पर आता है। कौन सी फसल आ जाती है ऐसी, तो वो बाजरा। एंड किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है, बोर्ड पे आपको साफ नहीं दिखता है या किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, जो कि मैं पढ़ के जो है वो उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। अब जब आप बताओगे नहीं तब मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि बाजरा जो होता है वो मूलतः है, यानी कि ये जो है वो अफ्रीकी पौधा आता है। अफ्रीकी पौधा, अफ्रीकी पौधा मतलब कि बाजरे की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका से हुई है। ठीक है, बाजरे की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। अब आता है कि इसका वानस्पतिकी नाम क्या आ जाता है। तो इसका वानस्पतिकी नाम आता है क्या आ जाता है। तो ज़्यादातर तो जो है वो आपसे जो मतलब कि हाई लेवल की कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें जो है वो वानस्पति के नाम, वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो इसका नाम आता है पेनिसेटम टाइफोइडी। पेनिसेटम टाइफोइडी, ये इसका वानस्पतिक नाम आ जाता है, जो कि आपको याद रखना है। चाहे आप ट्रिक लगा के याद करो, चाहे या फिर वैसे आप रट्टा मार के याद करो। अब आता है कि जो हमारा कटा हुआ बाजरा जो होता है उसकी फसल को क्या बोलते हैं, यानी कि कड़वी या हम बोल सकते हैं कडप्पी। ये किसको बोलते हैं, तो कटे हुए बाजरे की फसल को, जो कटा हुआ बाजरा जो होता है उसकी फसल को बोलते हैं कड़वी या कडप्पी, जो कि आपको पूछ सकते हैं। अब आता है कि जो पकते समय अगर वर्षा हो जाती है तो बाजरे में कौन सा रोग हो जाता है। तो एक रोग आता है कड़ुआ रोग। कड़ुआ रोग पकते समय वर्षा होने पर बाजरे में रोग, यानी कि जब बाजरे की फसल पक रही होती है उस टाइम अगर वर्षा हो जाती है तो बाजरे में ये रोग लग जाता है। अब बाजरे में कौन कौन से रोग लगते हैं, बाजरे में रोग कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें इसके भी बेचारे के कई रोग होते हैं, जैसे कि जोगिया रोग होता है। जोगिया रोग होता है। इसके साथ में बात करें तो सूखा रोग होता है। ये जोगिया रोग जो है ये आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको आप जो है वो ध्यान में रखना। एक आता है ग्रीन ईयर रोग होता है, यानी कि हरी बाली रोग जो है वो इसमें होता है। ग्रीन ईयर रोग, ग्रीन ईयरी सॉरी। तो ये जो है वो हरी बाली रोग जो है वो किस में होता है, तो ये बाजरे की फसल में होता है। अब आता है कि इसमें औसत वर्षा कितनी चाहिए होती है, यानी कि बाजरे की फसल में औसत वर्षा कितनी चाहिए होती है। औसत वर्षा जो है वो 20 से 40 सेंटीमीटर जो है वो औसत वर्षा चाहिए होती है। अब आप सभी को पता है कि बाजरा जो है वो हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया आ जाता है उस तरफ ज़्यादा उत्पादित किया जाता है।
औसत तापमान कितना चाहिए होता है, तो 25 डिग्री से 35 डिग्री तक, ठीक है। मतलब बाजरे में औसत तापमान कितना चाहिए होता है, तो 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उसमें औसत तापमान चाहिए होता है। इसे जो है वो गरीब का भोजन कहते हैं। अब बोलोगे आप मैम गरीब का भोजन कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो हमारे राजस्थान में आप सभी को पता है कि बाजरे की रोटी जो है वो ज़्यादा खाई जाती है, और बाजरे का चूरमा तो आप सभी को पता है कितना ज़्यादा बेस्ट होता है, और इसके लिए इसको जो है वो गरीब का भोजन कहा जाता है। और एक आता है कि जो महावीर जी का संकर बाजरा जो आता है वो करौली में सिंचाई के द्वारा जो वो उत्पादित किया जाता है। एक अलग से फैक्ट लिख लेना, महावीर जी का संकरा बाजरा करौली में सिंचाई से उत्पादित किया जाता है। यानी कि महावीर जी का जो संकरा बाजरा आता है, वो करौली में सिंचाई करके जो उत्पादित किया जाता है, या सिंचाई से उत्पादित किया जाता है, सिंचाई करके। अब आ जाता है कि इसकी किस्में कौन कौन सी आती हैं, जो कि आपसे बार बार क्वेश्चन किया जाता है किस्मों से ही। तो बाजरे की जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 2 किस्म आती है, लेकिन इसके साथ में आपको जो है वो और जितनी भी चीज़ें आती है वो भी याद रखनी है, जैसे कि RH 30, RH 30, RH 58, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछी गई है। और एक और जो है वो आती है MH 179, RH 30, RH 58 और MH 179, और एक आती है RCB 911, जो कि पहले एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, RCB 911। ये जो RCB 911 है ये पूछी भी जा चुकी है। और एक राजस्थान 171 आ जाती है, राजस्थान 171, और एक बाजरा चरी 2 आती है, बाजरा चरी 2, राजस्थान 171 और बाजरा चरी 2 आ जाती है। और इसके साथ में जो है वो ICTP भी जो है वो इसकी किस्म आती है, ICTP। अब आप इसको जो है वो ट्रिक से याद कर सकते हो या फिर वैसे याद कर लेना। और एक WCC 75 इसकी किस्म आ जाती है, क्योंकि इससे जो है वो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको जो है ये ध्यान में रखनी है। और इसके साथ में SAR 448 आ जाती है, SAR 448, ये भी बाजरे की किस्म आती है, ठीक है। तो ये सारी किस्में जो है वो आपको याद रखनी है। अब आता है कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आ जाता है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आता है, तो ये बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में आता है। और एक दूसरा आ जाता है मंडोर जोधपुर में भी जो है वो बाजरा अनुसंधान केंद्र आता है। और जो बाड़मेर वाला बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो ICAR द्वारा स्थापित किया गया था, ICAR द्वारा स्थापित किया गया था। ICAR जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाता है, तो दिल्ली में आ जाता है। 129 में जो है वो उसकी स्थापना हुई थी। तो साथ में जो है वो ये भी याद रख लेना कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में आता है, जो कि ICAR के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा मंडोर जोधपुर में आ जाता है। वहीं अगर हम देखें कि राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जहाँ पे बाजरा बोया जाता है वो क्षेत्र भी बाड़मेर आ जाता है। यानी कि बाड़मेर जो है वहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। यानी कि बाजरा जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कहाँ बोया जाता है, तो वो बाड़मेर में बोया जाता है। अब हम बात करें कि कुल कितने क्षेत्रफल पे बोया जाता है, कुल कितना आ जाता है, तो 69.4%। कुल कितने एरिया पे बोया जाता है, तो 69.4% जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसका उत्पादन, अगर हम बात करें
से पूर्व की तरफ बढ़ता है। यानी कि अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो बाजरे का जो उत्पादन जो है वो बढ़ता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बाजरे की फसल जो होती है उसमें अगर गोंद या अर्कट लग जाता है जिससे कि वह फसल जो है वो जहरीली हो जाती है। यहाँ पे देख लेना कि बाजरे की फसल में अगर गोंद, जिसको हम बोल सकते हैं अर्कट अगर लग जाता है तो इसमें यह जो है वो जहरीली फसल हो जाती है। क्योंकि ये जो मतलब गोंद या अर्कट जो होता है वो प्रसव के लिए यूज़ किया जाता है और इसके साथ में इंजेक्शन के लिए जो वो यूज़ किया जाता है, प्रसव के लिए और इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बाजरे में अगर गोंद या अर्कट लग जाता है तो ये जहरीला हो जाता है, जो कि गर्भपात या उल्टी या दस्त का कारण जो है वो बन जाता है। क्योंकि ये जो अर्कट जो आता है वो एक जहरीली फफूंद आती है। जो गोंद या अर्कट जो होती है वो जहरीली फफूंद आती है, तो इसी वजह से तो आप ये जो है वो फटाफट से नोट करो, फिर हम इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे कौन कौन से फैक्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो बाजरे की फसल जो आती है ये अफ्रीकी मूल का पौधा आता है। अफ्रीकी मूल का पौधा कैसे, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो अफ्रीका से हुई है। अफ्रीका कंट्री से जो है वो बाजरे की उत्पत्ति हुई है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसका वनस्पति की नाम क्या आ जाता है। वनस्पति की नाम या वैज्ञानिक नाम जो है वो कई एग्जाम में जो है वो पुटअप हो जाता है, तो आप ध्यान में रख लेना। पेनिसेटम टाइफोइडिया जो है वो इसका वनस्पति की नाम आता है, पेनिसेटम टाइफोइडी। अब आता है कि कड़वी या कड़प्पी क्या होता है। तो जब बाजरे की जो फसल जो होती है उसमें क्या हो जाता है कि उसको कटे हुए बाजरे को जो है वो कड़वी या कड़प्पी के नाम से जानते हैं। जब बाजरा जो होता है उसको आप काट लेते हो तो सभी को पता है कि बाजरा काटने के बाद में जो फसल जो होती है उसको कड़वी या कड़प्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कड़ुआ रोग, यानी कि जब पकते समय, जब बाजरा पक रहा होता है, जब बाजरे की फसल पक रही होती है उस समय अचानक बारिश हो जाती है तो बाजरे की जो पूरी फसल जो होती है उसमें कड़ुआ रोग जो है वो लग जाता है। वहीं अगर हम कुछ रोग के बारे में बात करें तो इसमें जो है वो जोगिया रोग लग जाता है और सूखा रोग लग जाता है और ग्रीन ईयर रोग लग जाता है। हरी बाली रोग जो है वो बाजरे में लग जाता है। तीनों याद रखने, सूखा रोग, ग्रीन ईयर रोग, जोगिया रोग। किस्में कौन कौन से आ जाती हैं, तो किस्मों से भी जो है वो कई बार आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है, तो किस्मों को भी जो है वो आप ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से किस्म आ जाते हैं, तो RH-B 30, RH-B 30, RH-B 58, NH-179 और RCB 911। ठीक है। वहीं राजस्थान 171, बाजरा चरी 2 एंड नेक्स्ट ICTP और इसके साथ में WCC 75 और नेक्स्ट आ जाती है SAR 448। तो ये तो जो है वो बाजरे की किस्म आ जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो बाजरा जो होता है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे हमारे राजस्थान में कहाँ पे बोया जाता है, तो वो बाड़मेर में बोया जाता है। कितने क्षेत्रफल में, यानी कि कितने क्षेत्र में बोया जाता है, तो वो 69.4% एरिया पे जो है वो बोया जाता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आ जाता है, तो बैस से याद रख लेना बाजरा और बैस से याद रख लेना बाड़मेर। ठीक है। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में आ जाता है और एक जो है वो मंडोर जोधपुर में आ जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि बाड़मेर में जो है वो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हमारा जो है वो मतलब भारत में जो है वो ICAR आ जाता है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी और ये न्यू दिल्ली में आ जाता है। उसके द्वारा जो है वो बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है वो औसत तापमान कितना चाहिए होता है, तो 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इसमें औसत तापमान चाहिए होता है। वहीं जो है वो इसमें वर्षा कितनी चाहिए होती है, तो वर्षा ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, नॉर्मल सी वर्षा चाहिए होती है। 20 से कितना 40%, 20 से 20 से 40 सेंटीमीटर जो है वो इसमें वर्षा चाहिए होती है। और बाजरे को जो है वो गरीब का अनाज बोला जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान में जो है वो सर्दियों के टाइम में बाजरा खाया जाता है। बाजरे से खिचड़ी भी बनाई जा सकती है, बाजरे का चूरमा भी बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाजरे से बनाई जाती है, जिसको इसी कारण जो है वो इसको गरीब का भोजन कहा जाता है। अब जो है वो आप ये चीज़ें नोट करो, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाजरा जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में कहाँ पे होता है और सर्वाधिक जो है वो किस क्षेत्र में ये बोया जाता है और इसका जो उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे होती है। तो हम आपको जो है वो सारी चीज़ें डीप में पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन
जाता है। यानी कि बाजरे को F5 फसल भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे मैम F5 फसल कैसे, तो ये भी बताएंगे आपको, कन्फ्यूजन क्यों हो रहा हो। तो F का मतलब होता है फूड, फूड यानी कि खाद्यान्न। नेक्स्ट आता है एक और F का मतलब होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, ऊर्वरक, ठीक है। फर्टिलाइजर का मतलब होता है ऊर्वरक। और एक आता है फूडर। अब इसका मतलब क्या होता है कि चारा, कि बाजरे से जो है वो हमें चारे की भी प्राप्ति होती है। वहीं एक आ जाता है फाइबर। फाइबर, फाइबर यानी कि रेशा। तो आहारा जो फाइबर जो है वो हमें इससे प्राप्त होता है, आहार रेस फाइबर, नाम याद रख लेना, आहार फाइबर इससे प्राप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारा चारा आ जाता है। और एक और F बच गया जो कि आता है फ्यूल। फ्यूल का मतलब तो आप सभी जानते ही हो, सॉरी, फ्यूल का मतलब तो आप सभी जानते हो, ईंधन, ईंधन। और फर्टिलाइजर उर्वरक, फूड जो है वो खाद्यान्न, और ये उर्वरक। इसी वजह से जो है वो बाजरे की फसल को F5 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जो है ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पे होता है। सर्वाधिक उत्पादन, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन पहले नंबर पे आ जाता है अलवर, और दूसरे नंबर पे आ जाता है जयपुर। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में और जयपुर में। अब नेक्स्ट बात आती है कि उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है। तो सर्वाधिक उत्पादकता की अगर हम बात करें, उत्पादन तो हमने देख ही लिया, अब हम देखेंगे कि उत्पादकता अलवर में है और उत्पादन भी अलवर में है, लेकिन यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा धौलपुर। यानी कि सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में है, लेकिन उत्पादकता कहाँ पे है, धौलपुर में है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि बाड़मेर में सर्वाधिक है, तो वही जो है वो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। क्षेत्रफल में अगर हम बात करें, क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वो बाड़मेर पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, जहाँ पे बाजरा आप सभी को पता है कितना ज़्यादा फेवरेट रहता है लोगों का। वहीं अगर हम बात करें तो बाजरा जो है उसका जो रंग कैसा होता है, तो उसका रंग स्लेटी रंग का होता है, ग्रे रंग का होता है। पर वो क्यों होता है, तो उसमें फाइटिन के कारण जो है वो होता है। बाजरे का रंग ग्रे, या अगर हम बात करें स्लेटी रंग होता है, यानी कि बाजरे का जो रंग होता है वो ग्रे रंग होता है या स्लेटी रंग होता है। इसका रीजन क्या आ जाता है, कारण आ जाता है फाइटिन, फाइटिन के कारण। फाइटिन के कारण जो है वो इसका ग्रे रंग होता है या स्लेटी रंग होता है। फिर अगर हम बात करें तो फाइटिन कितना आ जाता है, तो इसमें जो है वो 80% फाइटिन आ जाता है, जो कि फास्फोरस का रूप होता है। बाजरे में कितना प्रतिशत फाइटिन आ जाता है, तो 80% आ जाता है, जो कि फास्फोरस का रूप होता है। फास्फोरस का रूप होता है। बाजरे में कितना परसेंट फाइटिन आता है, 80% आता है, जो कि फास्फोरस का रूप होता है फाइटिन। वहीं अगर हम बात करें तो हमारा जो बाजरा जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो बाजरे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है बाजरे में। तो आप सभी को आंसर करना है कि बाजरे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है और वसा की मात्रा कितनी होती है। वसा और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो ये तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें 12% जो है वो प्रोटीन की मात्रा होती है, वहीं जो है वो वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 5% होती है। अब आपको क्वेश्चन करना है कि बाजरे के जनक कौन आ जाते हैं। बाजरे के जनक के बारे में बताइए। इससे पहले मैं आपको जो वो एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपको जनक के बारे में टाइप करना है कि बाजरे के जनक कौन आ जाते हैं। वहीं जो है वो बाजरे और जवार अनुसंधान परियोजना निदेशालय कहाँ पे आ जाता है, यानी कि बाजरा एवं जवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे आ जाता है, तो हैदराबाद में आ जाता है।
वो 12% होती है, वसा की मात्रा 5% होती है। और बाजरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। बाजरे को F5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें खाद्यान्न, वृक्ष, चारा, जो फाइबर, रेसा जो आता है वो आ जाता है, और उसके साथ में फ्यूल यानी कि ईंधन आ जाता है। अब आता है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो अलवर में होता है, जयपुर में होता है। सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे आ जाती है, तो अलवर में और धौलपुर में आ जाती है। क्षेत्रफल में मैंने आपको पहले बताया कि बाड़मेर में आता है। और कितना एरिया पे बोला, मतलब बोया जाता है, तो 69.4% एरिया पे जो है वो बोया जाता है। और इसके साथ में जो है वो दूसरे नंबर पे जोधपुर आ जाता है। तो आप ये जो है वो फटाफट से नोट करो। वहीं जो है वो बाजरा व जवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे आ जाता है, तो हैदराबाद में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक और हमारी फसल आ जाती है जिसका नाम आता है मक्का, जो कि ज़्यादातर लोग जो है वो सर्दियों में इसका यूज़ करते हैं, यानी कि खाने के लिए। अब हम बात करेंगे मक्के के बारे में। मक्के की फसल के बारे में जो है वो हम देखेंगे। तो मक्का जो आता है, जिसको अनाजों की रानी कहा जाता है, मक्का, ओके। तो मक्के को क्या कहा जाता है, तो अनाजों की रानी जो है वो मक्के को कहा जाता है। माइस से जो आता है वो इसका वानस्पति के नाम आता है, या दूसरा अगर हम देख सकते हैं जिया मेज, ऐसे याद रख लेना। जिया ज़्यादा मक्का खाती है तो जिया मेज, जिया माइस जो है वो इसका वानस्पति के नाम आता है। और जैसे बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा था, वही जो है ये अमेरिका मूल का पौधा है। जैसे कि वो अफ्रीकी मूल का पौधा था, वैसे ही मक्का जो है वो अमेरिकी मूल का पौधा है। और जो मक्का जो होता है, इसका एक चारा आता है जिसका नाम साइलेज आता है। मक्के का एक चारा आता है जिसका नाम साइलेज आता है। और इसको पकने में कितना टाइम लगता है, तो इसको पकने में 110 दिन का समय लगता है। देखो कितना ज़्यादा समय लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे, साइलेज नामक चारे को पकाकर, तो इसको पकने में कितना टाइम लग जाता है, तो 110 दिन का समय जो है वो इसमें लग जाता है। अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारा, जो कि आता है कि इसकी किस्में कौन कौन सी आ जाती हैं। तो ये दो किस्म तो आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें कि एक तो माही धवल और माही कंचन, क्योंकि ये दोनों किस्में ऐसी हैं कि जो कि आपको बहुत बार क्वेश्चन पुट किया गया है। तो मैं से याद रख लेना, माही धवल, मैं से माही कंचन, जो कि मक्के से इनका संबंध आ जाता है। वहीं जो है वो एक और किस्म आ जाती है इसकी, जिसमें कि सूर्य प्रभात, और इसके साथ में ही जो है वो नवजोत, सविता। इसमें आपको कन्फ्यूजन करेंगे तो सविता जो है वो मक्के की ही किस्म आ जाती है। और इसके साथ में किरण, विजय, गंगा 11, गंगा 5 इसी की किस्म आ जाती हैं। किरण के साथ में नाम याद रख लेना विजय, और नेक्स्ट गंगा 11, गंगा 5। देखो इतनी किस्मों के बारे में आपको बता दिया, जिसमें कि सविता, गंगा 11, गंगा 5, नवजोत, विजय, किरण, सूर्य प्रभात के साथ में याद रख लेना सूर्य प्रभात के साथ में आपको नाम याद रखना है सूर्य किरण और एक सूर्य प्रभात, ठीक है। माही धवल और माही कंचन जो है वो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन बना है। तो राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक मक्का जो है उसका उत्पादन बांसवाड़ा में किया जाता है, आप सभी को पता ही है। लेकिन भारत में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो महाराष्ट्र में किया जाता है। भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके लिए औसत वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी औसत वर्षा चाहिए होती है? तो इसके लिए औसत वर्षा 50 से 80, क्योंकि हमारे दक्षिणी एरिया में 80 सेंटीमीटर तक जो वो वर्षा होती है, तो 50 से 80 सेंटीमीटर तक जो है वो इसमें वर्षा चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है कि जो मक्का जो है, इसकी जो माही कंचन जो आता है, ये मक्के की प्रसिद्ध किस्म आती है। ये माही कंचन जो कि सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित की जाती है? तो ये बांसवाड़ा में उत्पादित की जाती है।
बांसवाड़ा। राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आ जाता है? तो बोखर गांव आ जाता है, एक बोखर गांव आता है, वहाँ पे मक्का अनुसंधान केंद्र आ जाता है। और इस मक्का अनुसंधान केंद्र के द्वारा राजस्थान में एक नई किस्म डेवलप की गई है मक्के की, जो कि कौन सी आ जाती है? W126 मक्के की नई किस्म, मक्के की नई किस्म जो आ जाती है वो W126 आ जाती है। वहीं अब हम बात करते हैं कि जो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो चित्तौड़गढ़ में और भीलवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादकता के बारे में। उत्पादकता में पहले स्थान पे बूंदी आएगा, उसके बाद में सेकंड जो है वो भीलवाड़ा आ जाएगा। यानी कि पहले पे बूंदी आता है उत्पादकता में, सेकंड पे चित्तौड़गढ़ आ जाएगा उत्पादकता में। चित्तौड़गढ़ पहले नंबर पे बूंदी, दूसरे पे जो है वो चित्तौड़गढ़। वहीं अगर हम क्षेत्र में देखें तो क्षेत्र में जो है वो भीलवाड़ा और उदयपुर आ जाते हैं। क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो भीलवाड़ा एंड सेकंड पे आ जाता है उदयपुर। तो ये तो जो है वो फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, यानी कि ये जो है वो हमारे डाटा हैं जो कि आप रट के याद रखो चाहे वैसे याद रखो। और सिंचित में अगर हम देखें तो अजमेर और भीलवाड़ा आ जाते हैं। सिंचित में आ जाते हैं अजमेर और सेकंड पे आता है भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय कहाँ पे आ जाता है? तो ये हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो जाता है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मक्के का पीला रंग क्यों हो जाता है? तो क्रिप्टोजेनेथिन के कारण जो है वो मक्के का रंग पीला होता है। रंग जो है वो पीला क्यों होता है? तो क्रिप्टोजेनेथिन के कारण हो जाता है। यानी कि मक्के का आप सभी को पता है कि रंग येलो येलो होता है, तो इसका पीला कलर या पीला रंग के क्यों होता है? तो क्रिप्टोजेनेथिन के कारण जो है वो इसका पीला कलर होता है। क्रिप्टोजेनेथिन के कारण जो है वो इसका पीला रंग होता है। अब बात आती है कि इसमें जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे आ जाता है? तो मैंने आपको बताया है कि ये किसका आ जाता है? तो अमेरिकी मूल का आ जाता है। इसमें भी आप याद रख लेना मैक्सिको का उष्ण अमेरिका का जो ये आ जाता है पौधा। मक्का जो है वो मैक्सिको उष्ण अमेरिका का पौधा आ जाता है। इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? तो यानी कि मक्के से जो है वो हमें तेल कितना प्राप्त होता है? तो तेल प्राप्त होता है 4% तेल प्राप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन कितना होता है? तो 10% ही जो है वो हमें इससे प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी कि बाजरे से हमें ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है, तो आप सभी जो है वो बाजरा खाना ताकि आपको ज़्यादा प्रोटीन मिले और पढ़ने की ताकत जो है वो आप में आए। अब आता है कि मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या आ जाता है? तो इस प्रोटीन का नाम क्या आता है? जिन प्रोटीन बोला जाता है। जिन को तो जानते हो आप सभी, रूबरू हो आप जिन से जो है वो रूबरू हो, यानी कि पता है आपको जिन के बारे में। तो प्रोटीन कौन सा होता है? इसमें जिन होता है। अब आप जो है वो इसको नोट करो, फिर हम जो है वो इसका क्विक रिवीजन करेंगे, फिर ये हमारे मक्के की फसल भी जो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम जो राजस्थान की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फसल आ जाती है मक्का के बारे में पढ़ रहे थे। मक्का जो है वो आप सभी को पता है कि जहाँ पे ज़्यादा पानी की संभावना होगी वहीं पे जो है वो मक्का बोया जाएगा, जो कि दक्षिणी राजस्थान में हमारे है। जो कि मैंने आपको जो है वो जब जलवायु वाला क्षेत्र, मानसून वाला सभी चीज़ें करवाई है तब आपको मैंने बता दिया है और मैप के अकॉर्डिंग भी आपको समझा दिया है। अब बात आती है कि मक्का जो है इसमें तेल हमें कितना प्राप्त होता है? तो 4% प्राप्त होता है। प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी आ जाती है? तो 10% इसमें प्रोटीन आ जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जिन नामक पाया जाता है, जो कि आप सभी को याद हो जाएगा। और एक आता है कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना हुआ है? राजस्थान में। तो ये जो है वो फैक्ट है सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो है वो हमारा बोखर गाँव बांसवाड़ा में बना हुआ है। तो जब राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन बांसवाड़ा में हो रहा है, तो मतलब कि पानी की दृष्टि से अगर हम देखें, जल की दृष्टि से, वैसे तो सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में हो रहा है। तो ये भी हमारे दक्षिणी एरिया के ही जिले आते हैं,
सभी को पता है। तो सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, लेकिन इसका जो केंद्र बनाया हुआ है, सेंटर बनाया हुआ है, वो बांसवाड़ा में बनाया गया है, बोखर गांव में बनाया गया है। और इस बोखर गांव बांसवाड़ा के द्वारा मक्के की एक नई किस्म डेवलप की गई है, W126। ठीक है, तो ये किस्म याद रख लेना, क्योंकि क्या पता आगे कंपटीशन एग्जाम होंगी उसमें पुटअप हो जाएगी। और सेकेंड ये आता है कि इसका उत्पादकता कहाँ पे हुई है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे होती है इसकी, तो बूंदी में और इसके साथ में चित्तौड़गढ़ में हुई है। तो दक्षिणी वाले एरिया वाले जो जिले आ जाते हैं वही आपको जो है वो इसमें याद रखने हैं। एक आता है कि क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे बोया जाता है, तो भीलवाड़ा में बोया जाता है और इसके साथ में जो है वो उदयपुर में बोया जाता है। सिंचित की अगर हम बात करें तो अजमेर और भीलवाड़ा में, ऐसे याद रख लेना, ऊपर अजमेर उसके नीचे भीलवाड़ा, और सर्वाधिक क्षेत्र पे भीलवाड़ा उदयपुर। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता यानी कि उत्पादन चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। सर्वाधिक उत्पादकता बूंदी और चित्तौड़गढ़। ठीक, ये होता है कि एक इसका जो है वो चारा आता है जिसका नाम साइडलेज आता है, और वो जो साइडलेज चारा जो आता है उसको पकने में जो साइडलेज चारा जो आता है इसको पकने में कितने दिन का समय लग जाता है, तो 110 दिन का समय जो है वो उस चारे को पकने में लग जाता है। ठीक है, तो एक आता है ये किस मूल का पौधा आ जाता है, तो जैसे हमने आपको बाजरे के बारे में बताया था उसी प्रकार ये अमेरिकी मूल का पौधा आ जाता है, वो भी मैक्सिको का आ जाता है, उष्ण अमेरिका मूल का जो ये पौधा आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके किस्मों के बारे में। किस्मों में जो है वो आपसे 2 किस्म बार बार पूछी जाएंगी, माही धवल, माही कंचन। माही धवल, माही कंचन किसकी किस्म आती है, मक्के की आती है। मैं से याद रख लेना मक्का, मैं से याद रखना माही धवल और माही कंचन। धवल और कंचन जो है वो मक्के खा रहे थे, इससे याद रख लेना कि मक्के की जो किस्म जो आती है वो माही धवल और माही कंचन आती है। दोनों आपको इतनी ज़्यादा इसलिए याद करवा रही हूँ क्योंकि ये आई है एग्जाम में, और कई बच्चों ने जो है वो बार बार गलती की, यहाँ तक कि SI के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन किया गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करते हैं कि सूर्य प्रभात, सूर्य किरण और किरण, विजय और नवजोत, सविता, गंगा 11, गंगा 5 जो है ये मक्के की किस्म ही आ जाती है। इसके लिए हमें औसत वर्षा कितनी चाहिए होती है, तो 50 से 80 सेंटीमीटर जो है वो हमें औसत वर्षा चाहिए होती है। और इसका रंग जो है वो येलो क्यों होता है, पीला क्यों होता है, मक्के का जो रंग जो है वो पीला क्यों होता है, तो क्रिप्टोजेनेथिन नाम के कारण जो है वो इसका रंग जो है वो पीला होता है। तो आप फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो फसलों के रोग आ जाते हैं वो पढ़ेंगे फटाफट से। अब आपको इतना डीप से तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी कोर्स में भी करवाया जा रहा है, तो फिर क्लास को लाइक शेयर तो कर दिया करो। इतने भी कंजूस मत बनो कि हम गर्मी में आप लगे हुए हैं आपको पढ़ाने में और आप हो कि लाइक शेयर ही नहीं करते हो। सॉरी, अब हम जो है वो बात करते हैं फसलों के रोग। फसलों के रोग, फसलों में कौन कौन सा रोग लगता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा फेवरेट फसल यही होती है गेहूँ। गेहूँ में कौन सा लगता है, लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग गेहूं में भी लगता है और लाल सड़न रोग जो है वो गन्ने में भी लगता है। इसके बारे में तो पूछा भी गया गन्ने का, तो लाल सड़न रोग जो है वो गेहूं में भी लगता है और गन्ने में भी लगता है। एक आती है मूंगफली। मूंगफली में कौन सा लगता है, तो टिक्का रोग। टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। वही हम बात करते हैं कि जौ में कौन सा रोग लगता है, तो धारीदार रोग और कंडुआ रोग जो है वो जौ में लगता है। कंडुआ रोग के बारे में मैंने आपको बताया भी है, धार रोग या कंडुआ रोग। धारीदार रोग या कंडुआ रोग जो है वो जौ की फसल में लगता है। वही सरसों की फसल में कौन सा रोग लगता है, तो कीटट रोग जो है वो सरसों की फसल में लगता है। सरसों की फसल में कीटट रोग जो है वो लगता है। और वही जो है वो अळसी, सरसों अळसी की फसल में दोनों में सेम रोग लगता है। कीटट रोग भी इसी में लगता है। वहीं अब अगर हम बात करें तो मक्का में कौन सा रोग लग जाता है, तो ब्राउन स्पॉट रोग जो है वो मक्के में लगता है। मक्के में ब्राउन स्पॉट रोग, ब्राउन स्पॉट रोग जो है वो मक्के में लगता है। अनाज में कौन सा रोग लग जाता है, तो छाछिया रोग जो है वो अनाज में लग जाता है। अनाज में लग जाता है, अनाज में छाछिया रोग लग जाता है। बाजरे का मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके साथ में जो है वो सभी चाहिए, जो जवार और बाजरे में कौन सा लगता है, तो ये भी याद रख लेना, अर्गत रोग। जवार और बाजरे में कौन सा रोग लगता है, तो अर्गत रोग, अर्गत रोग। ओके,
अनाज में छाजिया रोग, मक्के में ब्राउन स्पॉट रोग और एक जवार में कौन सा रोग लगता है? अकेले अगर हम जवार की बात करें तो तुलसीता रोग जो है वो लगता है। फसलों में जो रोग लगते हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि गेहूं के लाल सड़न रोग लग जाता है, गन्ने के भी वही लगता है, मूंगफली के टिक्का रोग लगता है, और जौ के धारीदार रोग कड़वा रोग लग जाता है। कड़वा रोग बाजरे की फसल के भी लगता है और बाजरे की फसल के हरी बाली रोग भी जो है वो लगता है। सरसों के कीटट रोग, अरसी के कीटट रोग, मक्का के ब्राउन स्पॉट रोग लगता है, जो कि बार बार पूछा गया है, ध्यान में रखना है। अनाज के जो है वो छाजिया रोग लग जाता है और जवार के जो है जवार और बाजरे के अर्गत रोग लग जाता है, वही जवार के तुलसीता रोग लग जाता है। कृषि क्रांतियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो हमारी हरित क्रांति आ जाती है, जो कि नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा जो वो शुरू करी गई थी। लेकिन भारत में किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो MS स्वामीनाथन के द्वारा शुरू करी गई थी। कब स्टार्ट हुई थी? तो 1667 ओके 1966 और 67 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। इसका संबंध किससे आ जाता है? तो खाद्यान्न यानी कि गेहूं से आ जाता है, जैविक खेती से आ जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में जो वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और ये जो हरित क्रांति थी इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से आ जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी। याद रखना है, राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा, यूपी ये जो है इससे प्रभावित आ जाते हैं। तो फटाफट से नोट करो, फिर उसके बाद में हम 2-3 जो है वो कुछ क्रांतियाँ देखते हैं, उसके बाद में क्लास जो है वो हम एंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो गंगा क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? तो भ्रष्टाचार निवारण से आ जाता है। वही अगर हम बात करें गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, तो गुलाबी कलर का क्या होता है? तो गुलाबी कलर का झींगा होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध आ जाता है झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? तो झींगा मछली उत्पादन से इसका संबंध आ जाता है। वही हम बात करें अमृत क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? तो अमृत महोत्सव भी शुरुआत करी गई थी। अमृत क्रांति का संबंध आ जाता है नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? नदियों को जोड़ने से संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से, याद रख लेना, अमृत क्रांति का संबंध आता है। वही हम बात करें ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति ग्रीन टी तो आप सभी पीते होंगे, नहीं भी पीता है मेरी तरह कोई, तो याद रख लेना, ग्रीन टी से याद रख लेना चाय उत्पादन से जो है इसका संबंध आ जाता है। वही आ जाता है पराभनी क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? चाय के उत्पादन से जो है वो ग्रीन टी का संबंध आ जाता है, यानी कि ग्रीन गोल्ड क्रांति का आ जाता है। एक आता है पराभनी क्रांति, इसका संबंध आ जाता है भिंडी उत्पादन से। भय से याद रख लेना, भिंडी, भय से याद रख लेना पराभनी। एक आ जाती है लाल क्रांति। लाल तो सभी को पता ही है कि लाल तो जो टमाटर होगा वो होगा और इसके साथ में जो है वो मांस होगा, टमाटर, और इसके साथ में ही मांस, ठीक है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से आ जाता है। ओके, तो फटाफट से नोट करो, उसके बाद में जो है वो हम आगे देखते हैं। अमृत क्रांति, अमृत महोत्सव भी शुरुआत किया गया था और अमृत से याद रख लेना कि हमारी जो नदियों से जोड़ने, यानी कि नदियों को जोड़ने से संबंधित जो कार्य है वो अमृत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्या होता है? दूध होता है, तो दुग्ध से। नीला क्या होता है? तो नीला पानी होता है, पानी में क्या रहती है? मछली होती है, तो मछली उत्पादन से। भूरा कलर थोड़ा जो है वो उर्वरक का होता है, फर्टिलाइजर का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भूरी जो है वो उर्वरक से संबंधित है। और रजत जो है वो मुर्गी का अंडा देखा, रजत जैसा दिखता है, तो अंडा जो है वो उसके उत्पादन से। पीली जो है वो पीला सरसों होती है, तिलहन होते हैं, इससे तेल निकलता है पीला, तो उससे याद रख लेना। बादामी जो है वो मसाला उत्पादन, मसाले जो है वो बादाम से कम नहीं होते हैं, तो मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी। सुनहरी तो बागवानी, शहद, जिनमें 3 चीज़ें दी हुई है तो वो तो सुनहरी होगी ना, तो फिर सुनहरी जो है वो बागवानी, शहद और इसके साथ में फलों से संबंधित है। गोल क्रांति, गोल क्या होता है? आलू होता है, तो गोल जो क्रांति होती है आलू से संबंधित है। सदाबहार क्रांति, सदाबहार यानी कि
सदाबहार बनी रहे तो वो हमारी जैविक खेती आ जाती है। और इसके साथ में रजत रेशा, रजत रेशा यानी कि सोने से कम नहीं है कपास, तो रजत रेशा जो है वो कपास से रिलेटेड है। वहीं जो है वो पराभनी, भय से याद रख लेना, भिंडी, और पराभनी जो आती है वो भिंडी उत्पादन से आती है। इंद्रधनुष क्रांति जो वो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, इंद्रधनुष में कितने सारे रंग होते हैं उसी प्रकार याद रख लेना कि जो इंद्रधनुष क्रांति जो आती है वो जितनी भी क्रांति आ जाती है उन पर निगरानी रखने के लिए स्टार्ट करी गई इंद्रधनुष क्रांति। और इसके बाद में बात करें कि शिफॉन क्रांति, केसर से गुलाबी क्रांति, झींगा जो है वो आपने झींगा मछली को नहीं देखा, गुलाबी कलर की होती है, तो जो गुलाबी क्रांति जो होती है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। मुख क्रांति, मोटे अनाज से हरित सोना, बांस को बोला जाता है। सुनहरा रेशा, जूट को बोला जाता है। क्रिश्चियन कलर यानी कि ब्लैक कलर, पेट्रोलियम उत्पादन से है। गंगा जो है वो महिला होती है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से है। और वहीं अगर हम बात करें लाल जो है वो टमाटर और इसके साथ में जो है वो मांस उत्पादन से संबंध रखती है। अब हम जो है वो कुछ विशिष्ट कृषि मंडियां बच गई हैं जो कि हम कभी करंट अफेयर कवर करेंगे तो उसमें जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो ये हमारा राजस्थान की फसलों का टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब बात आती है कि इसके जो है वो आप सभी को नोट्स बनाने हैं, और कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। एंड सेकंड ये आता है कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। तो सभी जो है वो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो को जो है वो अपने ग्रुप में या जहाँ पे आप जुड़े हुए हो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और फिर जो है वो हम इसके MCQ भी लाएंगे, तो जो है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हम कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, या फिर जो है वो स्टडी विथ नैंसी के नाम से जो वो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जो है वो आप ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।